हेलो क्लास, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम आपके साथ हिंदी व्याकरण के जो हमने अभी तक 4 क्लासेस हमने लगा ली है, उसी कड़ी में हम आज इसमें एक नया फीचर अपनी क्लास में ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये करेंगे कि जैसे ही हमारी क्लासेस, जो हमारी वीडियो जिसमें हम लेक्चर लेते हैं पूरा, जब वो क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो बीच बीच में हम जो है आपके साथ एमसीक्यू वाली क्लासेस हम लेंगे। ये मुझे ऐसा लगा कि अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर तो आप लोग, आपके सामने एमसीक्यू ही होंगे, आपने एमसीक्यू से ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए जो है हमें पहले से अपनी तैयारी को इस तरह से रखना है कि हम जो है अपने जो कंसेप्ट हैं, वीडियो लेक्चर जो हैं जिसमें हम चैप्टर को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, उसको तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ यदि हमें अपनी तैयारी को और अच्छे एक लेवल पे लेके जाना है तो हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अब हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने जो भाषा एवं लिपि का एक टॉपिक हमने आपको पहले इस चैनल पे हमने एक वीडियो डाल के आपको समझा दिया था, बता दिया था, उसी चैप्टर से लेके जो है हम आज अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? पहला ऑप्शन है 20, बी 21, सी 22 और डी है 25। तो इसका राइट आंसर है 22। भारतीय संविधान में जो है हमने 22 भाषाओं को इसमें मान्यता दी है। शुरू में मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जब शुरू में हमारा संविधान जो है बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त जो है इसमें सिर्फ 14 भाषाएं दर्ज थी। ठीक है। बाद में इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को इसमें दर्ज किया गया, और उसके बाद इसमें जो है मणिपुरी, नेपाली और अ, एक और भाषा है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये 3 भाषाएं इसमें ऐड की गई। और लास्ट में जो है इसमें 4 और भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं इसमें ऐड की गई। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हमारी 22 हैं। ये आपने याद रखना है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 है, लिपि कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है भाषा के शुद्ध प्रयोग को हम लिपि कहते हैं। दूसरा है बी मौखिक भाषा को। फिर है भाषा के लिखने की विधि को। और डी है लिखित भाषा को। तो लिपि कहते हैं, इसका राइट आंसर है सी, भाषा के लिखने की विधि को। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर भाषा की जो है एक लिपि होती है। बिना लिपि के जो है आप किसी भी भाषा को लिखने में सक्षम नहीं हो सकते। तो इसीलिए लिपि होती है भाषा के लिखने की एक विधि। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला ऑप्शन मागधी, बी शौरसेनी, सी ब्राचड, डी अर्ध मागधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शौरसेनी। तो हिंदी की जो खड़ी बोली है, आज आज हम जिस भाषा में या जिस बोली में हम बात करते हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, वो खड़ी बोली ही उसे कहा जाता है। तो इसका जो विकास है वो हमें जो कहाँ से देखने को मिलता है? शौरसेनी से। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950 ईस्वी, फिर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी, फिर है 14 सितंबर 1950 ईस्वी, और फिर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी। तो ये डेट आपने याद रख लेनी है। इस तिथि को जो है भारतीय संविधान की जो हमारी संविधान सभा थी, उसने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। ठीक है।
और 14 सितंबर को ही हम जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, राइट। और वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग जो है इसको भी बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। और उसके अध्यक्ष जो है बीजी खरे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला ऑप्शन ए द्रविड़, फिर है बी ऑस्ट्रिक, सी चीनी तिब्बती और डी भारोपीय। तो राइट आंसर है भारोपीय या इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज फैमिली है, भाषा परिवार है, उसमें जो है हमारी हिंदी भाषा आती है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, उन सबको जो है एक एक कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे उसको हम भाषा परिवार बोलते हैं। जैसे एक भाषा परिवार है, उसमें जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सारी एक ही भाषा परिवार में आती है, जिसको हम भारोपीय बोलते हैं, इंडो यूरोपियन बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है हमने जैसे द्रविड़ जो है हमारा, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, ये भी हमारे जो है अन्य भाषा परिवार है। तो आपने याद रखना है हिंदी हमारी भारोपीय भाषा परिवार में आती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं, ये वेरियस प्रीवियस ईयर जो पेपर आपके हुए हैं, मल्टीपल जो एग्ज़ाम हुए हैं देश देश और हमारे स्टेट में, तो वहाँ से ये मैंने पिक किए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ? पहला लौकिक संस्कृत से, बी पाली प्राकृत से, सी वैदिक संस्कृत से और डी अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, राइट आंसर है हमारा डी अपभ्रंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी सौराष्ट्री और डी गुरुमुखी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। राइट आंसर इज बी देवनागरी। और गुरुमुखी जो लिपि है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। ये आपने याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेपाली मराठी भाषा जो है, उनकी लिपि भी क्या है? देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 351 में या 351 में किस विषय का वर्णन है? तो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी पत्राचार की भाषा, सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश और डी संघ की राज्य भाषा। तो इसका राइट आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। जो संविधान में हमारे अनुच्छेद 351 है, उसमें ये कहा गया कि जो हमारा स्टेट होगा, जो हमारा स्टेट मतलब यहाँ पर मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो उसका ये उसको ये निर्देश दिए गए कि भाई आपने जो है हिंदी का विकास हो सके पूरे देश में जो है, उसके लिए जो है आपने काम करना है। तो उसके लिए जो निर्देश दिए गए थे वो 351 में दिए गए थे। और साथ में आपने आर्टिकल 343 343 जो आर्टिकल है उसको भी याद रखना है, क्योंकि उसी आर्टिकल में ये कहा गया था कि भारतीय जो हमारा संविधान होगा, उसकी जो हमारा भारतीय जो स्टेट होगा, उसकी जो राजभाषा है, उसके रूप में जो है हिंदी को मान्यता दी गई और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी होगी। ये बात कही गई थी अनुच्छेद 343 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया था जब हमने वीडियो लेक्चर हमने इसका लिया था, इस चैप्टर का। तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि अयोगवाह वर्ण जो है हम किसको कहते हैं? जो हमारे विसर्ग वर्ण होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो इसमें देखो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सी अंग आ, यही तो है हमारे विसर्ग वर्ण, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए, इनको हम जो है स्वर में नहीं लेते, ठीक है। उस वीडियो में मैंने शायद आपको बता दिया था कि इसको हम कई बार स्वर में ले लेते हैं, लेकिन इसे हम स्वर में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण जिनको बोलने में जो है कम समय लगता है हमारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए क ग, फिर है थ ध सी फ भ और डी अ और आ। तो मैंने ये बताया था कि अल्प प्राण क्या होते हैं? जो
पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। जो हमारे क वर्ग, प वर्ग है ना, च, ट, ये जो वर्ग है हमारे, जिसमें हमारे पांच पांच व्यंजन आते हैं, उसमें हम देखेंगे कि जो पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। और जो हमारा दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, वो होते हैं महाप्राण के अंदर, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको जो है देखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी 1956 ईस्वी में, और डी 1952 ईस्वी में। तो उसका राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। अब क्या होता है कि 1953 में जो है भाषा के आधार पर जो हमारा पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश जब ये इसको भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, तो उससे क्या हुआ कि दूसरे जो हमारे राज्य हैं भारत के, वहाँ पर भी ये मांग उठी कि उनकी भी अपनी एक अलग सेपरेट भाषा है, तो उनको भी उनका राज्य भाषा के आधार पर अलग से दिया जाए। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है सरकार ने 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है एक उसकी स्थापना की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन राजभाषा, फिर है विभाषा, फिर है तकनीकी भाषा, और डी है राष्ट्रभाषा। तो उसका राइट आंसर है राजभाषा। संविधान में ये कहा गया है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और लिपि जो है इसकी क्या होगी? देवनागरी। तो कई बार हम जो है इसको राष्ट्रभाषा कह देते हैं, लेकिन ये हमारी राष्ट्रभाषा अभी तक तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, बी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, सी हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत, और डी है जो इसका आंसर भी सही है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। तो ये एक सही विकास क्रम है हिंदी का, ठीक है। अब हिंदी का जो एक विकास जो आज जिस रूप में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो उसकी भी अपनी एक यात्रा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले जो है हिंदी ऐसी ही थी जैसे हम आज इसको प्रयोग करते हैं। तो हर एक चीज़ का अपना एक विकास क्रम होता है, तो हिंदी का भी अपना एक विकास क्रम है, जिसमें जो है सबसे पहले पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा जो ज़्यादातर जो है जब भारत में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव था, ये हम बात कर रहे हैं हमारा जो 5th सेंचुरी BC जो है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम जो है पाली भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी या प्रयोग में लाई जाती थी, और प्राकृत भाषा भी उसी टाइम की भाषा है जब जैन या और बौद्ध ये जो है बुद्ध भगवान जो है ये उस वक्त की भाषाएं थी, उस टाइम लोग उसको प्रयोग करते थे। उसके बाद जो धीरे धीरे अपभ्रंश की जो है, अपभ्रंश मतलब जो उस वक्त की जो भाषाएं थी उनमें जो रिफॉर्म होता गया समय के साथ में, उसे जो अपभ्रंश कहा गया, और बाद में जो है आज हम हिंदी के रूप में जो है आज हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला ए ऑप्शन वर्णों के संकलन को कहते हैं, बी शब्द गणना को कहते हैं, सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, और डी शब्द के समूह को कहते हैं। तो राइट आंसर है वर्णमाला का वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? वे ध्वनियाँ जो हमारे कंठ से सीधा हम जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ पे उसका जो है जोर पड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए य र, बी च ज, सी ट ण, और डी क ख। तो इसका राइट आंसर है डी क ख। मैंने आपको बताया था कि जो क वर्ग है ये हमारा किसके अंदर आता है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और साथ में ह जो है हमारा ये भी कंठ में ही आता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आप खुद जो है वर्णों का उच्चारण करके देखिए, ठीक है। आप जब खुद बोलेंगे, देखो क बोलिए, क बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सीधे मेरे कंठ से ही आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान मैंने आपको एक टेबल दिया था, उसमें मैंने सारा आपको बताया था कि कौन सा जो है वर्ण है या कौन से जो वर्ग हैं ये किस उच्चारण स्थान में आते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए हमने लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से उस टेबल को एक बार पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन जो है पहला ऑप्शन ए ड ढ,
फिर है बी ज झ, फिर है सी प फ और डी ग घ। तो इसका राइट आंसर होगा ड ढ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन ए बी ज, सी श, डी ग। तो ये जो है हमारा नासिक व्यंजन में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन मूर्धन्य, बी ओष्ठ्य, सी कंठ तालव्य और डी नासिक्य। तो ए ऐ ये क्या है हमारे? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, जब हम इनको हम बोलते हैं तो हमारे कंठ और जो हमारा तालु है उस दोनों का इसमें, हमारे दोनों अंगों का इसमें यूज़ होता है, तो ये कंठ और तालव्य के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 52। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, क्योंकि कई किताबों में जो इसको 50 बताया गया है, मैंने भी जो आपको वीडियो बताई थी शायद उसमें मैंने आपको 50 ही बताया है। तो इसको लेके कई बार कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप जो है 52 के साथ ही जाएँ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है आपने 52 ही लेनी है, राइट? क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर कहीं पेपर से क्वेश्चन से उठाया हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने 52 को जो है राइट आंसर माना था, तो इसीलिए 52 को ही आप मानना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13 या 13। तो इसका राइट आंसर है हमारा 11। अब ये संख्याओं को लेके किस स्वर कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, इसको लेके अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जैसे मैंने भी आपको वीडियो में जब बताया था, तो मैंने आपको स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 13। लेकिन इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 11। अब क्या होता है कि कई किताबों में क्या करते हैं, ये जो हमारे अभी मैंने आपको जो अयोग वाह वर्ण बताए थे, जो जो अंग और आहा, उसको भी कई बार ये जो है स्वर में ले लेते हैं, तो कुल संख्या उसकी 13 हो जाती है। लेकिन कई किताबों में जो है इसको ये उसमें नहीं लेते, तो संख्या कितनी हो जाती है? 11। तो ये डिपेंड करता है कि अब जो एग्जामिनर जो है, जिसने क्वेश्चन बनाया है, वो उसने क्या सोच के, क्या उसके माइंड में था, उसने जो हमारे विसर्ग वर्ण हैं उनको उस इसमें लिया है कि नहीं लिया है, उसी के हिसाब से जो हमारा आंसर तय होगा। तो पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो जहाँ से मैंने इसको पिक किया है, तो इसका राइट आंसर है 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। तो आपने ये ध्यान रखना है, खासकर 19 और 20 जो क्वेश्चन है, कुल संख्या कितनी है वर्णों की और कुल संख्या स्वरों की कितनी है, इसको बिल्कुल ध्यान से कहीं से आप वेरीफाई कर लेना। क्योंकि जहाँ जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, तो ये इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है, राइट? तो मैंने आपको कन्फ्यूज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब ध्यान रखना आपने, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी हो, इंग्लिश हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके जो मेन कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट, उसको पढ़ने के बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने पक्का करनी है, मतलब ज़रूर करनी है। क्योंकि बिना उसके आपकी तैयारी जो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे तो आपके सामने वहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे। जब तक आपने खुद को उस मूड में नहीं ढाला कि भाई मैंने जो पढ़ा था, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा था, उसकी मैंने एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसको मैंने जब एग्ज़ाम में उस नॉलेज का यूज़ करना है, वहाँ से अपने आंसर पिक करना है 4 ऑप्शन में से, यदि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर मुश्किलें आएंगी, ठीक है? तो आपने ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करना है। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने भाषा और लिपि के जो एमसीक्यू थे वो प्रैक्टिस किए। अगली वीडियो हम जब लाएंगे तो उसमें हम जो है, जो हमारे दूसरे जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, उसको लेके भी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से जो है हम एमसीक्यू और जो हमारी कंसेप्ट की वीडियो हैं, दोनों को लेके हम चलेंगे, ताकि हमारी तैयारी एक और अच्छे स्तर पर हम लेके इसको जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।